How are you all? I hope you all are fine and fit too. कैसे हो दोस्तों? आशा रखता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और साथ साथ तंदुरुस्त भी होंगे। Talking about our previous lecture, हमारे लास्ट लेक्चर की बात करें, we learned a poem in it. हमने उसके अंदर एक पोएम पढ़ी, Keeping Quiet, और पोएम नंबर 3, शांत रहिए। हाँ, हमारे पोएट ने बहुत अच्छी तरीके से ये चीज डिस्क्राइब की कि कैसे हमें हमारी जो रफ्तार वाली ये लाइफ है उसमें थोड़ी टाइम रुक के, थोड़ा समय रुक के हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। साथ साथ उन्होंने यहाँ पे 12 के बारे में बताया था। रुकना मतलब आई विल काउंट टिल 12। 12 बोला, 12 मतलब क्या? 12 आवर्स, 12 मंथ्स। इट डजंट डिस्क्राइब यू। उन्होंने ये चीज बोली ही नहीं, उन्हें रुकने को बोला है। साथ साथ उन्होंने इस पोएम के अंदर एग्जांपल्स भी दिए हमें, जैसे कि उन्होंने व्हेल मछली के बारे में बात की कि हम जानते हैं कि बहुत सारे मछुआरे होते हैं जो मछली पकड़ने का काम करते हैं। थोड़ी देर वो मछुआरे भी अपनी तरफ से रुक जाएंगे तो जो क्रीचर्स है जो सी के अंदर रहते हैं, ओशन के अंदर रहते हैं, वो क्रीचर को भी थोड़ा और टाइम जिंदा रहने का मिल जाए। साथ साथ हमने उनके साथ जो सॉल्ट इकट्ठा करने वाला इंसान होता है उसके बारे में भी पढ़ा, और उस एग्जाम्पल पे से हमारे ऑथर समझाना चाहते थे कि हम जो इस रफ्तार से दौड़ रहे हैं उनमें हमने हमारे आप को कितना सारा हर्ट कर चुके हैं। देखा ना हमने कि जो सॉल्ट इकट्ठा करने वाला इंसान था उनके हाथ टूट चुके होते हैं। तो ऐसे ही हम जो रफ्तार से दौड़ रहे हैं, हमारा एम पाने के लिए उन रफ्तार में हमने क्या सब खो चुका है या फिर हमने अपने आप को कितना हर्ट कर चुका है। साथ साथ हमने इस पोएम के अंदर वॉर के बारे में भी बात की। कंट्रीज एक दूसरे के साथ जो वॉर कर रहे हैं, दो लोग एक दूसरे के साथ जो वॉर कर रहे हैं, उससे फायदा क्या? दोनों साइड नुकसान तो होने ही वाला है। हम नेचर के साथ भी वॉर कर रहे हैं। डेवलपमेंट के नाम से हम बढ़ाए जा रहे हैं, पर आखिर में जब नेचर बचेगा ही नहीं तो इस डेवलपमेंट का क्या? साथ साथ उन्होंने ये भी सिखाया कि डेड हो जाना मतलब ये चीज नहीं कि आप खत्म हो चुके हो, आप मर चुके हो। उन्होंने अर्थ का बहुत अच्छे से एक एग्जाम्पल दिया कि अगर अर्थ के अंदर कोई बीज छिप चुका है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो मर चुका है, वो बीज अपने आप अलाइव होगा। वैसे ही कभी कभी हम बैकड्रॉप होते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि डेथ हो चुका है, हम अलाइव हो सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से ये पोएम हमने सीखी। टुडे वी आर मूविंग फॉरवर्ड। आज आगे चलते हैं हम। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आवर यूनिट नंबर 6, पोएट्स एंड पेनकेक्स। हमारा यूनिट 6 के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। अच्छा बच्चों, इस टाइटल के अंदर आपने पेनकेक्स ऐसा पढ़ा होगा। पेनकेक्स मतलब खाने की चीज नहीं है। यहाँ पेनकेक्स मतलब क्या? यहाँ पे आपको मैं बात करता हूँ, जो मेकअप लगाने का सामान आता है उनमें से कंपनी का नाम है पेनकेक्स, जो कि बहुत साल पहले यूज होती है। ये जो हमारी पूरी स्टोरी है वो बेस करती है एक स्टूडियो का जो शूट होता है उन पे बेस करती है। हमारे जो राइटर है अशोक मित्रन, उन्होंने उनकी एक बुक है माय इयर्स विद बॉस। ये स्टूडियो के अंदर उन्होंने बहुत सारे इयर्स काम किया। अब ही वाज वेल नोन राइटर ऑफ अ तमिल लैंग्वेज के अंदर उन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी है, बहुत सारा काम किया है, बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी है। उनमें उन्होंने एक कॉलम भी लिखते थे वो वेल नोन न्यूज़पेपर के अंदर, जिनमें से उन्होंने वो कॉलम में से इकट्ठा कर करके माय इयर्स विद बॉस नाम की एक बुक लिखी है। और ये बुक का हमारा चैप्टर छोटा सा पार्ट है, ये बुक में से उठाया गया है, ये छोटा सा पार्ट है जिसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कि उनके जो एक्सपीरियंस कैसे रहे जब वो स्टूडियो के अंदर काम करते थे, तब उनके एक्सपीरियंस कैसे रहे। वो स्टूडियो के अंदर डिफरेंट पर्सनालिटी के बारे में भी बात करते हैं कि वहाँ पे कैसे कैसे लोग जाने जाते हैं, मेकअप मैन कैसे थे, वहाँ पे लोग कैसे दिखने को मिलते थे, जो एक्ट्रेस थी वो कैसे थी, उनके डायरेक्टर थे वो कैसे थे। एक कैरेक्टर आता है सुबू, वेल नोन, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने ये कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया है। और साथ साथ वो लास्ट में एक मिस्ट्री उनको भी रिवील करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा यूनिट नंबर 6, पोएट्स एंड पेनकेक्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा यूनिट नंबर 6, पोएट्स
and Pancakes, written by Ashok Mitran. स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट. The makeup department was in a building which was said to be Robert Clive Stwell Stable. हमारा जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो बोला जाता है कि रॉबर्ट क्लीव का था, जो ब्रिटिशर था. उनका जो एक जो रहने की जगह होती है वहां पे हमारा मेकअप का डिपार्टमेंट था. इन द स्टूडियो द मेकअप मटेरियल विद द ब्रांड नेम पेनकेक वाज यूज्ड प्रोफेशनली. और यहाँ पे जो एक पेनकेक नाम है हमारा जो स्टूडियो था, उनके अंदर जो मेकअप डिपार्टमेंट था, उनके अंदर जो मेकअप करने वाला एक मटेरियल था, उनके ब्रांड का नेम था पेनकेक, जो कि एक प्रोफेशनली मतलब बहुत बड़ी मात्रा में यूज किया जाता था. यहाँ पे तो हमारे ऑथर बोलते हैं कि ये जो मटेरियल है, ये जो पेनकेक है वो ट्रकों में लाद के लाया जाता था. ऑल एक्ट्रेसेस ऑफ ईयर वेर फेमिलियर विथ इट. और उन जमाने की मतलब कि ये स्टोरी मैंने अभी अभी आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया. इट सिचुएटेड इन 1950s. 1950 के साल में जो एक्ट्रेसेस थी वो एक्ट्रेस ये जो पैनकेक है ये ब्रांड के साथ बहुत फेमिलियर थी. द ऑथर feels that modern actresses may not be aware of its existence. और यहाँ पे हमारा जो ऑथर है वो तो ये मानते हैं कि अभी जो मॉडर्न एक्ट्रेसेस है, अभी जो मॉडर्न एक्ट्रेसेस वर्क कर रही है, उनको तो ये ब्रांड के नारे में ये कंपनी के बारे में तो पता ही नहीं होगा. द ऑथर mocks Robert Clive by saying that during his short life he is said to have lived in a number of residents in Madras. और यहाँ पे फिर ऑथर आते हैं रॉबर्ट क्लीव के बारे में फिर से बात करते हैं. और ये रॉबर्ट क्लीव कौन थे? मैंने अभी अभी बताया वैसे ही एक ब्रिटिशर्स थे, जो कि ये इनके जो मेकअप डिपार्टमेंट था वहां पे रहते थे. और क्या बोला जाता है कि बहुत छोटी सी बहुत शॉर्ट लाइफ उन्होंने जी, पर बहुत सारे रेसिडेंट थे, उनके बहुत सारे घर थे मद्रास के अंदर. और आप जानते हो मद्रास किसे बोला जाता था? अभी जो हमारा चेन्नई है, चेन्नई सिटी है, उनको पहले मद्रास भी बोला जाता था. तो चेन्नई के अंदर या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मद्रास के अंदर बहुत सारे घर थे इनके. ही फॉट बैटल्स. उन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते, वहां से लड़े. एंड इवन गॉट मैरिड हियर. और यहाँ पे ही रह के उन्होंने शादी भी की, मैरिड भी हुए. द मेकअप रूम लुक्ड लाइक अ हेयर कटिंग सलून. और ये जो मेकअप रूम था ये कैसा लगता था? हेयर कटिंग सलून हो वैसा लगता था. इट वॉज क्राउडेड विथ लार्ज मिरर्स एंड फ्लूडेड विथ लाइट्स. बहुत सारे क्राउड में बहुत सारी वहां पे लाइट्स लगी होती. फ्लूडेड विथ लाइट्स. फ्लूडेड लाइट्स मतलब क्या? पुराने जमाने का जो बल्ब आता था उनकी जो लाइट्स होती थी वो लाइट से वो पूरा भरा हो रहता था. इट वॉज नॉट अ वेरी प्लीजिंग एक्सपीरियंस टू गेट द मेकअप डन बिकॉज ऑफ द हीट फ्रॉम द डेजलिंग लाइट्स. यहां पे कैसा था दोस्तों कि जो मिरर लगाया होता था उनके सामने, जो एक्ट्रेस वहां पे मेकअप करवाने बैठते थे उनके सामने एक मिरर था, और मिरर के जो चार कॉर्नर होते हैं वो कॉर्नर पे बहुत सारी लाइट्स थी. तो यहाँ पे हमारे ऑथर क्या बोलते हैं कि जो लोग यहाँ पे बैठते थे मेकअप करवाने के लिए वो अच्छा नहीं था, उनके लिए प्लीजिंग वो हैप्पीनेस वाला मोमेंट नहीं था. क्यों? क्योंकि वो जो बल्ब में से लाइट आती थी उनकी वजह से उनको बहुत हीट लगती थी. एंड डेजलिंग लाइट फ्रॉम दैट डेजलिंग लाइट, वो लाइट में से जो हीट निकलती थी वो हीट उनको बहुत लगती थी. द डिपार्टमेंट वॉज इनिशियली हीडेड बाय अ बंगाली. पहले तो ये डिपार्टमेंट एक बंगाली लड़का या बंगाली इंसान देखता था. ही वॉज सक्सीडेड बाय महाराष्ट्रियन हु वॉज असिस्टेड बाय दरवर कन्नडिगा. कन्नडिगा मतलब आंध्र में. फिर बाद में उनको सक्सीडेड मतलब फिर उनके बाद उन पे जीतना. सक्सीडेड यहाँ पे मतलब होता है जीतना, पर यहाँ पे उनका मतलब होता है बाद में आना. उनके बाद एक महाराष्ट्रियन आया था, वो असिस्टेड बाय, जिनको असिस्ट करते थे. कौन लोग करते थे? कन्नडीज. कन्नडीज कौन है? आंध्र प्रदेश के जो लोग होते हैं उनको कन्नडीज भी बोला जाता है. Then different people belonging to the different state occupied the position there. जैसे ही हमने इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर बात की वही बात यहाँ पे रिपीट हो रही है कि डिफरेंट स्टेट में से आए हुए लोग ने यहाँ पे अपनी जगह बनाई हुई थी. The author points out that all this shows that the makeup department was an ideal specimen of a national integration. और
यही चीज, ये जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो ही आइडियली ऐसा बताता था हमारे नेशनल इंटीग्रेशन, एक साथ जुड़े रहने की जो भावना है, एक साथ जुड़ के रिलीजियन, भाषाएं, कल्चर, ये सब बोल के हम इंसान एक है, वो चीज बताने में ये हमारा मेकअप डिपार्टमेंट अव्वल था, पहला था. Shockingly tells the readers about the skills of this makeup man. वो जॉकिंगली मतलब ह्यूमरसली इनकी जो स्किल्स थी मेकअप मैन थी उनके बारे में बात करते हैं. विथ क्वाइट अ लॉट ऑफ पेनकेक्स एंड अदर पोशंस एंड लोशंस दे कुड मार द ब्यूटी ऑफ एनी पर्सन. मार मतलब निखारना. और यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, विथ क्वाइट अ लॉट ऑफ पेनकेक्स, पेनकेक्स के साथ पेनकेक्स लेके साथ साथ पोषण और लोशन, दूसरे लोशन पोषण वो सब यूज करके वो किसी भी इंसान की ब्यूटी को निखार सकते थे. हाउएवर अशोक मित्रन, अशोक मित्रन कौन है आप जानते हो कि हमारी हिस्टोरिकल राइटर है. हाउएवर अशोक मित्रन क्लैरिफाइड बाय सेइंग दैट परहैप्स द hideous crimson colored makeup was important to look presentable on the screen. और यहाँ पे अशोक मित्रन क्या बोलते हैं कि हाँ कैसे भी एक चीज तो माननी चाहिए कि जो हिडियस क्रिम्सन ये एक कलर का नाम है. जो स्किनी कलर होता है उनको हिडियस क्रिम्सन बोला जाता है, जो कि हमें कैमरे पे दिखाई देता है, जो हम मूवी देखते हैं तब जो कलर्स दिखाई देते हैं उनको हिडियस क्रिम्सन बोला जाता है. ये जो कलर है वो मेकअप से ही लाया जाता है और वो इंपॉर्टेंट होता है टू प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन पे प्रेजेंट होने के लिए ये कलर, ये जो एक्ट्रेस या एक्टर पे लगाया जाता था वो कलर बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था वहां पे. एंड एलिब्रेट डिवीजन ऑफ वर्क मार्क द मेकअप डिपार्टमेंट. और एलिब्रेट डिवीजन मतलब उनके अंदर भी ये जो मेकअप डिपार्टमेंट था उनके अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लगे हुए थे. कैसे कैसे डिपार्टमेंट थे बात करते हैं उनके बारे में. तो चीफ मेकअप मैन ड्रेस्ड अप द एक्ट्रेस इन लीड रोल्स. जो चीफ था, जो उनसे सबसे ऊपर था, वो क्या करता था, जो मेकअप मैन सबसे ऊपर रहता था वो क्या करता था, जो लीड एक्ट्रेस होती थी, एक्टर्स या एक्ट्रेस होती थी रोल के अंदर, जो प्ले के अंदर मूवी के अंदर, उनको ही मेकअप करता था. हिज सीनियर एज assistant looked after the second hero and heroine while the junior assistant took charge of the main comedian. उनके जो असिस्टेंट सीनियर थे वो सेकंड हीरो या हीरोइन के मेकअप करते थे और साथ साथ जो उनके जूनियर असिस्टेंट थे उनके भी जूनियर जो असिस्टेंट थे वो क्या करते थे, टू टुक चार्ज ऑफ द मेन कॉमेडियन. वो मूवी के अंदर जो भी कॉमेडियन रहता था उनका मेकअप ये जूनियर आर्टिस्ट करते थे, जूनियर असिस्टेंट करते थे. द प्लेयर हु प्लेड द क्राउड वेर लुक्ड आफ्टर बाय द ऑफिस बॉय ऑफ द डिपार्टमेंट. ये डिपार्टमेंट के अंदर एक ऑफिस बॉय भी था और ऑफिस बॉय का काम क्या रहा था यहाँ पे, जो क्राउड, जब बहुत सारा क्राउड का शूट करना हो, बहुत सारा क्राउड की जरूरत हो, तब जो क्राउड को मेकअप करना होता था वो ये ऑफिस बॉय करता था. तो ऑफिस बॉय वॉज नॉट एग्जैक्टली अ बॉय. एग्जैक्टली अ बॉय मतलब जो ऑफिस बॉय था वो एक छोटे से बॉय, छोटे लड़के जितना नहीं रहा था. ही वॉज इन हिज ईयरली 40s. और ये भाई साहब तो ईयरली 40s मतलब 40 साल के आसपास का था. He joined the studio years back and aspired to be a top film star or top screenwriter, director or lyric writer. उन्होंने बहुत साल पहले, years back, बहुत साल पहले ये स्टूडियो ज्वाइन किया था और जब ज्वाइन किया था तब उनको क्या बनना था, aspired to be a top film star. उनको एक टॉप फिल्म स्टार बनना था और टॉप स्क्रीन राइटर बनना था, डायरेक्टर बनना था या फिर लिरिक राइटर, फिर एक लिरिक राइटर उनको बनना था. He also wrote poetry. वो पोएट्री भी लिखते थे. On the day of crowd shooting, he mixed up makeup material on a large scale and painted faces. और जब वो क्राउड शूटिंग का डे होता था, जब क्राउड का शूट करना होता था, तब वो क्या था, बहुत सारे मटेरियल्स को मिक्सअप करता था, बहुत सारी मात्रा में मटेरियल को मिक्सअप करता था और जो लोग आए होते हैं, जो क्राउड होता था, उनको वो पेंट करता, पेंटेड फेसेस, उनके फेस पे वो मेकअप लगाता था. The narrator worked in a cubicle. Cubicle मतलब क्या, तीन तरफ जो दीवार हो और बीच में बैठने की जगह हो, एक साइड दरवाजा होगा, तीन तरफ दीवारें होगी, उनको बोलता है cubicle बोला जाता है. His work was to cut newspaper clipping and store them in files.
और हमारे जो नरेटर थे, हमारे जो राइटर है, उनका काम क्या था कि न्यूज़पेपर में से जो आर्टिकल्स आते हैं उनको कट करके उनको फाइल करना था. Everybody thought that his work was next to nothing and so he was continuously lectured by other employees. और यहाँ पे जो काम करते थे ये स्टूडियो के अंदर, वो सारे लोग, शायद सारे लोग यही सोचे कि इनका काम कुछ नहीं है और ये काम कंटिन्यूसली लेक्चर बाय अदर एम्प्लॉयज, और दूसरे जितने भी एम्प्लॉयज रहते थे वो उनको इस काम के बारे में कुछ ना कुछ लेक्चर देते ही रहते थे. अच्छा दोस्तों, आपको भी ऐसा लगता है कि यार ये क्या, स्टूडियो के अंदर न्यूज़पेपर कट करके उनको फाइलिंग करना, ये कोई काम हुआ? तो मैं बताता हूँ आपको कि ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि मैंने अभी इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर बताया कि 1950s के अंदर तो ऐसा था दोस्तों कि 5% ही मूवी की शूटिंग आउटडोर होती थी, बाकी की सब चीजें इंडोर काम होता था. इसलिए क्या होता है, जो स्टूडियो होता था उस स्टूडियो को बहुत अपडेट रहना पड़ता था. हमारे जो नरेटर है उनका काम क्या था कि वो न्यूज़पेपर में से कटिंग उठाते थे और फाइल करते थे, जिसकी वजह से जो ऑनर है वो सब पढ़ के अपने स्टूडियो को अपडेट रख सके. ये काम था हमारे नरेटर का. The office boy often came to his cubicle and gave vent to his feeling of frustration and irritation. कई बार ये ऑफिस बॉय इनके क्यूबिकल में आता था और अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना फीलिंग्स, अपना इरिटेशन वो सब निकालता था, मतलब गुस्सा होता था. The narrator desperately wished to escape from his continuous tirade and prayed for crowd shooting. और हमारे जो नरेटर थे वो डेस्परेटली, बहुत गंदी तरीके से ये आशा करते थे, विश करते थे कि इसमें से मैं निकल चलूं, कंटिन्यूसली टिराइड, ये जो पूरी तरह बोलता रहता है उनमें से निकल चलूं, एंड प्रेड फॉर अ क्राउड शूटिंग. और वो प्रे करते थे कि जल्दी से क्राउड शूटिंग आ जाए. क्यों? क्योंकि क्राउड शूटिंग आएगा तो ये भाई साहब को मेकअप करने जाना पड़ेगा सबका, और ये ऑफिस बॉय उसमें बिजी हो जाएगा. सुबू वॉज द नंबर 2 एट द गिमिनी स्टूडियो. ये जो स्टूडियो था उनका नाम था गिमिनी स्टूडियो. ये सुबू नाम का जो लड़का था ही वॉज ऑन अ सेकेंड प्लेस. फर्स्ट प्लेस किसका हुआ? उनके जो ऑनर थे एसएस, वो फर्स्ट प्लेस पे थे. सेकेंड प्लेस पे ये सुबू था. अकॉर्डिंग टू द ऑफिस बॉय, सुबू डिड नॉट डिजर्व एनीथिंग बिकॉज ही वॉज नाइदर वेल एजुकेटेड नॉर हैड एनी एक्सेप्शनल टैलेंट. और जो ऑफिस बॉय था उनके मुताबिक सुबू कुछ भी चीज डिजर्व नहीं करता था. क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि नाइदर वेल एजुकेटेड, सुबू अच्छे से एजुकेट भी नहीं था, मतलब उनके पास कोई अच्छी सी डिग्री भी नहीं थी. नॉर हैड एनी एक्सेप्शनल टैलेंट, और उनके पास ऐसा कोई टैलेंट भी नहीं था जिसकी वजह से उनको स्टूडियो में रखा जाए. His only virtue was being a Brahmin, due to which he got opportunities to readily. और उनका एक ही अपॉर्चुनिटी, एक ही वर्च्यू, एक ही पॉजिटिव थिंग क्या थी कि वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता था, और इसकी वजह से क्या होता था, ड्यू टू विच ही गॉट अपॉर्चुनिटीज ऑफ रेडिली, उनको रेडिली अपॉर्चुनिटीज मिल जाती थी. He was always cheerful. Even a flop film in which he had hand couldn't take away his cheerfulness. हमेशा वो चीयरफुल रहता था, हमेशा वो एंथुजियास्ट रहता था, हमेशा स्माइल रखता था. इवन उनके हाथ में एक फ्लॉप फिल्म भी, उनके हाथ से एक फ्लॉप फिल्म भी गई थी, फिर भी वो चीयरफुल ही रहता था. The narrator takes a dig at him by saying that he always needed people to work for him. और यहाँ पे हमारा जो नरेटर है वो तो ऐसा भी बोलता है कि जितने भी लोग काम करते थे, जितने लोग भी उनको पहचानते थे, वो लोग उनसे कुछ ना कुछ काम करवाते ही रहते थे. He was ever loyal to the chief. और ये लड़का बहुत लॉयल था अपने चीफ, अपने मालिक की तरफ से. Subbu could offer countless solutions to the problem of the producer of a film. जो प्रोड्यूसर थे फिल्म के, उनको वो काउंटलेस सॉल्यूशन देता था. एक बार तो ऐसा हुआ कि उनके जो प्रोड्यूसर है वो बोलते हैं कि मुझे ये सीन को ऐसे करना है तो मैं कैसे करूंगा, तो वो पहले 4 उनको ऑप्शन देता है, आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो. जब उनके प्रोड्यूसर बोलते हैं कि मुझे इनके बारे में सोचना पड़ेगा, तब उतनी ही देर में सुबह उनको 12 मोर सॉल्यूशंस, हाँ दोस्तों 12 और सॉल्यूशंस उनको बता देता है कि ऐसे 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 भी हो सकता है. तो ऐसे बोला जा सकता है कि वो प्रॉब्लम्स है उनको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करना जानता था. द नरेटर comments that filmmaking was quite simple with a man like Subbu around. और यहाँ पे हमारा जो नरेटर है
वो बोलते हैं कि आपके आसपास ऐसा कोई बंदा हो जो सुबु की जैसा हो, जो आपको हर हमेशा हेल्प करना चाहता हो, जो आपकी प्रॉब्लम जल्दी से मिटाना चाहता हो, ऐसा कोई बंदा हो तो आपके लिए मूवी बनाना या फिर अच्छी सी फिल्म बनाना बहुत इजी हो जाता है। Although he was capable of writing on intricate topics, he wrote poetry for the masses. हाँ, वो पोएट्री भी लिखता था, इंट्रिकेट करता था टॉपिक्स में, टॉपिक्स के बारे में लिख सकता था, साथ साथ वो पोएट्री भी लिखता था मास के लिए, लोगों के लिए। His success in his film overshadows his literally genius. और ये जो फिल्म मेकिंग के अंदर वो आ चुका था, फिल्म मेकिंग के अंदर जो सक्सेस हुआ था उनकी वजह से ये लिटरली जीनियसनेस जो उसके अंदर थी पोएट्री लिखने की, वो दब चुकी थी। He composed stories, poems in folk refrain and diction. और folk refrain आप जानते हो कि जो भी रीजन होगा उनकी एक लैंग्वेज होगी, उनके अंदर उन्होंने स्टोरी पोएम्स भी बहुत अच्छी तरीके से लिखी थी। He recreated the mood and manner of the Devdasi of the early 20th century. early 20th century मतलब 90s के आसपास एक अच्छी सी देवदासी आई थी, फिल्म आई थी, उनको उन्होंने बहुत मैनर, अच्छी मैनर से उनको रिक्रिएट भी किया था। The narrator mocks Subbu by saying that he was an amazing actor. और यहाँ पे नरेटर सुबु को मॉक्स करता है मतलब बुलाते हैं या फिर इंट्रोड्यूस करते हैं एक अमेजिंग एक्टर, बहुत अच्छा सा एक एक्टर था उस तरीके से। Although he played minor roles, he performed them better than the lead actors. फिर भी उन्होंने बहुत छोटे छोटे माइनर रोल्स ही किए, बट वो जो भी रोल करता था वो लीड एक्टर या एक्ट्रेस होती थी उनसे भी अच्छा करता था, वो इतना अच्छा था अपने काम में। He always said nice things about everything and everyone. वो हर हमेशा अच्छी ही बातें बोलता था, हर एक चीज हो या कोई इंसान हो के बारे में अच्छी अच्छी बातें ही बोलता था। His house was crowded with acquaintance and relative who stayed there permanently. मेरे इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर ही बोला इस चीज को कि उनके घर के अंदर उनके जो रिलेटिव थे वो परमानेंटली रहते थे। He was really close and intimate with the boss and so had many enemies. वो अपने बॉस के साथ बहुत अच्छे से इंटीमेट था, बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ था, क्योंकि हम जानते हैं कि वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्लियर कर रहता था, इसलिए वो बॉस के साथ बहुत क्लोज था। So had many enemies. और इसी वजह से उनके बहुत सारे एनिमीज भी बन चुके थे ये स्टूडियो के अंदर। क्या लगता है दोस्तों, व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? आगे क्या होगा? विल एनी एनिमी ऑफ सुबु टेक रिवेंज विथ हिम? क्या ये हमने अभी देखा कि सुबु के बहुत सारे एनिमीज बन चुके थे, तो आपको क्या लगता है कि ये स्टूडियो में से इनका कोई एक एनिमी होगा जो इनके साथ रिवेंज लेगा? ये सभी चीजें हम देखेंगे हमारे पार्ट 2 के अंदर। यहां पे मैं आपका फर्स्ट पार्ट एंड करता हूं। आई होप आपके फर्स्ट पार्ट की सारी चीजें, ये स्टोरी की सारी लाइन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट तो यहाँ पे मेरे रेगुलरली जो हैंडल्स आते हैं वैसे ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के हैंडल्स आ रहे होंगे। यू मे मैसेज मी ऑन दैट, आप वहां पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। साथ साथ दोस्तों, अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब, आप सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट फ्यूचर में ऐसे ही अच्छे अच्छे जो वीडियोस आए उनको नोटिफिकेशन आपको अच्छे से मिल सके। साथ साथ आपको क्या लगता है कि सुबु के साथ कोई रिवेंज लेगा? व्हाट डू यू थिंक? आपको जो भी लगता हो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मुझे कमेंट करके बताए। आई विल बी वेटिंग ऑफ योर कमेंट और मैं आपकी कमेंट की वेट करता हूं। यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट एंड होता है। अब हम मिलते हैं हमारे सेकेंड पार्ट के अंदर। Till then, bye bye, be safe, be happy. Thank you everyone. Thank you so much.